गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग अब चालू करने जाएंगे आगे वाला टॉपिक। और अब मेरी लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी। स्टार्ट करने के पहले आपको ये बोल दूं कि भाई जिन जिन लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करा है वो अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दे और अपने मटेरियल्स यहाँ से कलेक्ट कर ले। बिकॉज मैंने ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट के मटेरियल्स कंप्लीट तैयार करके रख दिए हैं। तो अगर आप उसके अंदर स्टडी करोगे तो आपको इजी लगेगा, समझ में भी आएगा। बिकॉज यूनिवर्सिटी में जैसे ही स्टार्ट होती है आपकी एग्ज़ाम आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो आपको तैयारी अभी से चालू कर देना है और आपको रिटन राइटिंग की प्रैक्टिस रखना है। इसकी लिखने की आदत आपको रखना है। बिकॉज एग्जामिनेशन में रिटर्न होगा तो आपको तकलीफ पड़ जाएगी। एमसीक्यू में तो तकलीफ नहीं पड़ेगी मगर सवाल जवाब वाले प्रॉब्लम में ज्यादा होगी। आज भी हम स्टेटिस्टिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा समझ में आ सके इसके लिए आप लोग जब मेरा ये लेक्चर अटेंड करो अब से तो मटेरियल साथ में लेके बैठो तो आपको समझ में थोड़ा ज्यादा आएगा। स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू स्टेटिस्टिक्स। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी कल बता दिया था 2 क्वेश्चन कि स्टेटिस्टिक सिंगुलर सेंस में कहा जाता है मेथड, प्लूरल सेंस में कहा जाता है डेटा। स्टेटिस्टिक की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी होरेस सेक्रिस्ट ने। स्टेटिस्टिक की सबसे अच्छी डेफिनेशन दी थी होरेस सेक्रिस्ट ने, वो भी प्लूरल फॉर्म में। इसमें प्लूरल फॉर्म में और सिंगुलर सेंस में क्रॉक्सटन एंड काउडन। उसके बाद मैंने आपको लक्षण भी पढ़ाए थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स क्या है। तो भी मैंने आपको बता दिया था कि जो डेफिनेशन है वही उसके लक्षण है। उसके बाद और किया था लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्लियर? चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा आता है कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें आता है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये टॉपिक मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। प्रत्यक्ष तपास, परोक्ष तपास, प्रश्नावली निधि, प्राथमिक माहिती, गौण माहिती गुजराती में बोलते हैं, वो भी कर लेना। आज हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन पे। आज का लेक्चर मेरा थोड़ा लेंदी होगा, आप लोगों को थोड़ा बाउंस आएगा क्योंकि मैं 20 मिनट से कुछ 25-28 मिनट के लेवल पे जा रहा हूँ। पढ़ना चालू कर देना और जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम क्लास चालू होगा ऐसे चलेंगे। तो इन शॉर्ट क्लास चालू होता है वहां तक आप थियरी पोर्शन पूरा कंप्लीट करके रख दो। क्लियर? स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड गुजराती में कहवाय वर्गीकरण। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है क्लासिफिकेशन के पहले कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं। तो गिव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। नंबर 1 डिस्क्रीट वेरिएबल, नंबर 2 कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट એટલે असतत, वेरिएबल એટલે नंबर्स एंड कंटिन्यूअस એટલે सतत। पढ़ा था ना? अब इसको देखते हैं डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल पे जाते हैं। A variable which can assume only integral value. A variable which assume only integral value is called discrete variable. जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल मींस वो नंबर्स जो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू यानी ऐसी वैल्यू जिसको तुम काउंट कर सकते हो उसको धारता है, उसको एज्यूम करता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली કે ભાઈ કુટુંબમાં કેટલા બાળકો છે, નંબર ઓફ લેટર પર વર્ડ, शब्दों में कितने लेटर आते, नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन ए रोड, रोड पे आजवा रोड पे वाघोड़िया रोड पे दिन भर में या अठवाड़े में या महीने में कितने एक्सीडेंट हुए। तो इसको बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। सेकंड वन इज कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे डिस्क्रीट में क्या था, एज्यूम ओनली कैलकुलेटिव वैल्यू, इंटीग्रल का मतलब जिसको तुम आसानी से लिख सको और गिन सको। और कंटिन्यूअस में क्या आता है कि जो इंटीग्रल भी होगा और फ्रैक्शनल भी होगा, ना बड़ी कीमत भी होगा कोई भी होगा। जैसे देखते
A variable is said to be continuous if it can take any numerical value. कोई भी, देखो वहां नंबर्स नहीं था, वहां सिर्फ इंटीग्रल था जिसको तुम काउंट कर सकते हो. यहाँ पे क्या बताया, विच एज्यूम, एज्यूम ने इट कैन टेक, ले एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, चाहे इंटीग्रल हो, फ्रैक्शन हो, सच हाइट, वेट, एज, डिस्टेंस, रेलवे, या नंबर्स नहीं है, कुछ भी एज्यूम कर लेगा, कोई भी नंबर एज्यूम कर लेगा, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल. क्लियर? क्लियर? अब आपका सेकंड टॉपिक आता है, वो है इंक्लूसिव सीरीज क्या है. इसको तुम एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे. अब इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा तुम्हारे लिए समझने में टिपिकल टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, मगर एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है, इंटरनल एग्जाम, फाइनल एग्जाम में चांसेस कम है. तो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है, तो मैं पढ़ता हूँ. द क्लास in which upper limit of class is included in the class itself is called inclusive series. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने वर्ग बनाए, क्लास बनाए, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39. तो इसका मतलब क्या होता है कि 0 से 9 के अंदर वही आंकड़ा आएंगे जो 9 तक है, 10 से 19 के अंदर वही आंकड़ा आएंगे जो बीच में. देखो एग्जाम्पल देखो तो आपके समझ में आएगा. एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल दिया 25 से 29, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3, यानी 25 से, जिसे 3 स्टूडेंट के अंदर हो सकता है तीनों 3 बच्चों का वेट 29 हो, यानी इसके अंदर उतने ही वजन आएंगे जितनी 29 तक है. अगर तुम्हारा वजन 30 आ जाता है तो तुम कहाँ पे आ जाओगे, सेकंड रो में आ जाओगे. कहाँ आ जाओगे, सेकंड रो में आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे. अगर आपका वजन 35 से 36 से 37 से 38 से 39, तो तुम यहाँ आ जाओगे. अगर आपका वजन 40 हो जाता है तो आप ऊपर नहीं आओगे, आप कहाँ आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे. इसका मतलब क्या हुआ, द क्लास इन विच अपर लिमिट, यानी ये वाली लिमिट, इज इंक्लूडेड इन द क्लास इटसेल्फ. क्लियर? क्लियर? पूरा 11 कॉमर्स का है. इसको और इजी समझना हो तो आपका कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो 11वीं में, उसकी स्टेट की चौपड़ी ले लो, चैप्टर नंबर 2 देख लो, तो उदाहरण समझ में आ जाएगा. अब इसमें सेकंड सवाल क्या है, तो ये तो अपनों इंक्लूसिव सीरीज देखा. दूसरा सवाल क्या है, हाउ कैन इंक्लूसिव कैन बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव. इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कैसे करना है, तो एकदम सिंपल बताता हूँ, थियरी में जानने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रैक्टिकल है. तो मैं क्या करूंगा, ध्यान देना. देखो यहाँ पे मैं जो ब्लू कलर पे, देखो ध्यान देना, 29 प्लस 30, वापिस ध्यान देना, वापिस ध्यान देना, 29, देखो मैं अंडरलाइन करता हूं, 29 देखिए अंडरलाइन, प्लस 30 देखिए क्लास में, इसमें देखो, इसमें ये और ये 29 प्लस 30 डिवाइड बाय 2, तो क्या आया 29.5. क्या आया 29.5. इसी तरह देखो इसका करेंगे, 34 में डार्क करिए हूं, प्लस 35, देखो डार्क मतलब दिखता है ना, 34 प्लस 35 डिवाइड बाय 2, तो क्या आया 34.5. तो तुम्हारी क्लास ऐसी बनेगी. देखो इसका मतलब क्या, इस प्रकार का दाखला होता है, इस प्रकार का दाखला होता है, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव. अब इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो तुम्हारा क्लास बनेगा ऐसा. सर अब ये 24.5 कहाँ से आया भाई, मैंने 29.5 तो आपको ला के बता दिया, 34.5 बता दिया. इसी तरह 39.5 आएगा, 44.5 आएगा. अभी 24.5 कहाँ से आया, सवाल है सर ये 24.5 कहाँ से लेके आए. तो अपना जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, जवाब क्या आएगा बराबर. अब मैं इसको ये वाला कैसे ढूंढना वो बता दो, तो इससे भी इजी मेथड है जो बुक में दी हुई है. 29 और 30, यानी ये देखो, ये देखो, ये बोल्ड कलर में वो 35 माइनस 34 डिवाइड बाय 2, 35 माइनस 34, 1 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आया 0.5. तो अब क्या करेंगे, सबके अंदर से 0.5 माइनस कर देंगे. इधर साइड वाले में
ये वाले लाइन में 25 है, 30 है, 35 है, 40 है, इसके अंदर इधर की साइड में हम 0.5 माइनस करेंगे, और जो ये वाली साइड है कौन सी, 29, फिर नीचे 34, इधर 39, तो इधर वाली साइड है वहां पे हम 0.5 प्लस करेंगे। समझ में आया? लोअर लिमिट में 0.5 माइनस होगा और इधर वाली जगह पे 0.5 प्लस होगा। तो ये वाली सीरीज, ये वाला इंक्लूसिव सीरीज, ये वाली इंक्लूसिव सीरीज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? समझ में आया? अंदर एग्जाम्पल लिख करके दिया होगा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ में आया? अब जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ये लर्न नहीं करना है, ना पढ़ना भी नहीं है। अगेन बोलता हूं, अगर आपके पैम्पलेट में आया हो तो पेंसिल से कैंसिल कर देना। क्यों कैंसिल कर देना, तो मैं रीजन बताता हूँ कि ये चीज सिलेबस में तो है, मगर जब हम क्लास चालू करेंगे तब मैं आपको उसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जिसको बोलते टेली मार्क। टेली मार्क का मतलब क्या, 1 2 3 4 न 5 मिनट या आड़ी पाड़ 11 कॉमर्स में, ये वो चीज है। क्लियर? समझ में आया? इसकी अब कोई जरूरत नहीं, सब दाखले माखले कैसे आते हैं ये सब मैं आपको अपने रेगुलर क्लास में बताऊंगा। फिर यही चैप्टर में एक चीज आती है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीकर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब चीज क्या है, तो ये सब चीज के लिए अपनों को रेगुलर क्लास जब चालू होगा तब मैं बताऊंगा। इन शॉर्ट जो जो चीज थियरिकल पॉसिबल है वो मैं आपको समझा दूंगा। बिकॉज हिस्टोग्राम सम्स आते हैं, पॉलीगॉन सम्स आते हैं, पॉलीकर्व सम्स आते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम्स आते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिकल करा तो वही चीज थियरी में लिखना है। क्लियर? क्लियर? इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट 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 एमपी चैप्टर है टेब्यूलेशन, कोष्टक। 11 कॉमर्स में पढ़ा था ना, देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टेब्यूलेशन। इसका अर्थ क्या है और टेब्यूलेशन की व्याख्या क्या है, तो अपना दोनों दो देखते हैं। तुम्हारे और मेरी भाषा में, सामान्य भाषा में, टेब्यूलेशन का मतलब आंकड़ों को रो और कॉलम, रो और कॉलम के जरिए दर्शाना। देखो लिखा हुआ है, टेब्यूलेशन मे बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी डेफिनेशन क्या दी है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा, यानी आंकड़ों को सही तरीके से गोठवनी करना। इन किसमें, कॉलम एंड रो, किसके अंदर, कॉलम और रो के अंदर। क्लियर? अब डेफिनेशन देखते हैं, तो डेफिनेशन थोड़ी लेंथी है। अब याद रखना, क्वेश्चन आंसर्स में तुम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मगर डेफिनेशन तुमको जैसी है वैसी ही लिखनी पड़ेगी, तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? टटल हैज गिवन इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेब्यूलेशन। जो टटल साहब थे उन्होंने टेब्यूलेशन की व्याख्या क्या दी है, जो अपनों ने ऊपर पढ़ा वो इजी लैंग्वेज में पढ़ा, अब इनकी लैंग्वेज में पढ़ते। क्या पढ़ा है, लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड डेटा, लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव का मतलब ऑलरेडी मैंने कल स्टेटिस्टिक आपको पढ़ाया था। क्वांटिटी मींस नंबर्स, जो चीज नंबर्स में आती है। तो टटल साहब ने क्या बता, पॉइंट नंबर 1, द लॉजिकल, देखो मैं तुमको तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगी, आपको समझ में आएगी। क्या लिखा है, द लॉजिकल लिस्टिंग ऑफ रिलेटेड क्वांटिटेटिव डेटा, यानी लॉजिकल का मतलब क्रम में डेटा यानी आंकड़ों को रिलेटेड, यानी एक समान आंकड़ों को, जैसे लड़कों का है तो लड़कों में लिखो, लड़कियों का है तो लड़कियों में लिखो, उम्र वालों का है तो उम्र वालों में लिखो, सीनियर सिटीजन का है तो, यानी लॉजिकल लिस्टिंग यानी लिखना ऑफ रिलेटेड डेटा इन vertical column and horizontal row of number in vertical column
एंड रो, कोष्टक के अंदर, यानी लॉजिकल करना कॉलम और रो में विथ सफिशिएंट वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं FY नहीं लिख सकता, फर्स्ट ईयर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन टेबल बना रहे, सबको समझ में नहीं आएगा, आपने शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा है, तो लिखा है विथ सफिशिएंट वर्ड, फ्रेजेस और स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टाइटल। टाइटल होना चाहिए कि भाई टेबल किसका है, हेडिंग किसके ऊपर है, एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक्सप्लेनेटरी नोट का मतलब क्या होता है कि जैसे नीचे तुमने एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो देखो लिखा हो एक्सप्लेनेटरी नोट टू मेक क्लियर फुल मीनिंग। जैसे तुमने लिखा 11th COM, 11th SCI, 11th ART, तो बताना पड़ेगा SCI का मतलब साइंस है, नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे तुम 11वीं 12वीं में ग्राफ बनाते थे, आलेख बनाते थे, तो लिखते थे ना कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया है ना वाई पे क्या लिया है, तो बताना पड़ेगा कि SI का मतलब साइंस, COM का मतलब कॉमर्स, ART का मतलब आर्ट्स होता है। तो टटल ने क्या करा, ऊपर वाले डेफिनेशन को सिस्टमेटिक बता, लॉजिकल लिस्टिंग इन वर्टिकल रो एंड कॉलम विथ सफिशिएंट वर्ड बोलो, नोट्स बोलो, फ्रेज बोलो इन द फॉर्म ऑफ टाइटल यानी हेडिंग एंड नोट्स टू मेक क्लियर फुल मीनिंग। क्लियर, डेफिनेशन समझ में आई बेटा? आगे बढ़ते। अब टेबल बनाने के पीछे मकसद क्या, अब जिसको डेफिनेशन याद हो गई वो ये चैप्टर में राजा हो गया, जिसको डेफिनेशन याद हो गई वो ये चैप्टर में राजा हो गया। कैसे राजा हो गया, देखो टेबल का मतलब आंकड़ों को तोड़ के उनके अंदर सही तरीके से लिख देना। तो मकसद क्या है, तो पहला टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स यानी बड़े बड़े आंकड़ों को, बहुत ज्यादा आंकड़ों को सिस्टमेटिक अलग अलग कर देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक सवाल पढ़ूंगा, इन 2015 CR classes has 190 student in which 250 are boys, 120 140 are girls. In first year 40 are boys and remaining are girls. In SY BCom, अभी सब आंकड़े याद नहीं रहने वाले, मगर वही मैंने टेबल चार्ट बना के दे दिया कि 2012 में इतने लड़के थे इतनी लड़कियां थी, 2013 में इतने लड़के थे इतनी लड़कियां थी। यानी क्या हुआ, बड़ा डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा इजी हो जाएगा, समझने में इजी हो जाएगा। तो अगर किसी को पूछना हो कि भाई सर 2016 में कितने लड़के थे, तो मेरे को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आंकड़ों से टेबल से मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। सेकंड आता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। कंपेयर करूंगा, मेरे लिए भी एक आसानी है, कैसे कि भाई 2018 में मेरे पास FY में 44 बच्चे थे, इस बार मेरे पास 49 बच्चे, इसका मतलब क्या हुआ, कंपेयर करा, बच्चे बढ़े। मगर 2018 के अंदर मेरे पास 30 लड़कियां थी, इस बार 30 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़कियों का प्रपोर्शन बढ़ गया, लड़कों का प्रपोर्शन घट गया। तो मैं अपने ही साथ कंपेयर कर सकता हूँ, अपने कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ। यानी तुमने टेबल बनाया है तो तुम कंपेरिजन आसानी से कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, टू इकोनोमाइज स्पेस। इकोनोमाइज का मतलब, स्पेस का मतलब जगह। अगर तुम टेबल बना लेते हो तो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, छोटे से टेबल में बहुत सी माहिती आ जाएगी। जैसे 11 कॉमर्स में तुमने कोष्टक बनाते सीखे थे, तुमको याद हो तो समझ में आ जाएगा कि भाई बड़े बड़े पैराग्राफ छोटे से टेबल में आ जाते थे ना, जो फालतू की माहिती वो चली जाती थी, यानी इससे क्या होगा, अपनी जगह भी बचेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, ये मैं लाइन से जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे लिए नया है, टू डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा। टू डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपका पैराग्राफ पढ़ा तो आपको अक्का पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी ऐसा अनुमान नहीं आएगा कि कितने टका लड़के हैं कितनी टका लड़कियां हैं, कौन से स्टैंडर्ड में लड़के ज्यादा है, कौन से स्टैंडर्ड में लड़कियां ज्यादा है, कौन से स्टैंडर्ड का प्रॉफिट ज्यादा है। मगर वही चीज बड़े बड़े आंकड़ों को तुम टेबल के अंदर सिस्टमेटिकली लिख दोगे अरेंज करके, तो तुम आसानी से डेटा को समझ सकोगे। डिपिक का मतलब समझ सकोगे कि बड़े में बड़े, लंबे में लंबे, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आंकड़ों को तुम आसानी से समझ सकोगे। क्लियर। उसके बाद आता है टू फैसिलिटेट अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नीचे वाला पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार तुमने क्लासीफाई करा, क्लासीफाई का मतलब आंकड़ों को वर्गीकरण करा, वर्गीकरण के बाद का टॉपिक था टेब्यूलेशन, तुमने कोष्टक में डेटा लिख लिया।
अब तुमने कोष्टक में टेबल में डेटा लिख लिए तो तुम आगे कोई भी कैलकुलेशन करना हो, चाहे मीन करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन करना हो, मध्यक करना हो, बहुलक करना हो, विषमता करना हो, सूचकांक करना हो, इंडेक्स नंबर करना हो, कोरिलेशन रेग्रेशन सहसंबंध नियत संबंध करना हो, कोई भी चीज आगे कैलकुलेशन करना हो तो आपके पास डेटा इजीली अवेलेबल रहते हैं। किसके जरिए? टेबल के जरिए। अगर आपने टेबल नहीं बनाया तो ये सब सम करने के लिए सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ेगा, बराबर ना। 11-12 तुमने पढ़ा तो तुमने जितने भी दाखले करे सब में पहले से कोष्टक तैयार होता था, तो टेबल होगा तो ये तो आगे कैलकुलेशन होगा। विदाउट टेबल कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। क्लियर? ये था ऑब्जेक्टिव, इजी आंसर है। अब ये चैप्टर की जान, एक्सप्लेन, लिस्ट आउट, शॉर्ट नोट, किसी भी तरीके से आता है। एसेंशियल पार्ट ऑफ टेबल, अगर तुम टेबल तैयार करते हो तो टेबल में क्या क्या होना जरूरी है। अगर तुम टेबल तैयार करते हो तो टेबल में क्या क्या होना जरूरी है, टेबल में क्या क्या होना जरूरी है। तो देखो मैं इसको तुमको सही तरीके से पढ़ूंगा फिर बताऊंगा। इसके लिए बोला आप लोग अपने पास मटेरियल रखना तो आपको आसानी रहेगी, आप लोग अपने पास मटेरियल रखना तो आपको आसानी रहेगी। हाँ मिल गया। अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ध्यान देना, ये अपना क्वेश्चन ये पेज पे है, ये पढ़ने वाला हूं मैं टेबल में जो जो पढ़ूंगा ना उसका उदाहरण ये पेज पे। समझ में आया? समझ में आया? अब समझना कि टेबल जब बनाते हो, अगर एग्जाम में ये सवाल आपको पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में आपको ये सवाल पूछा जाता है, एक्सप्लेन द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ टेबल। अगर ये नहीं पूछा जाता तो ये चैप्टर से दाखला तो कंपलसरी आने वाला है ये। अगर आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले टेब्यूलेशन की व्याख्या क्या है वो लिखनी पड़ेगी, व्याख्या लिखने के बाद बताना पड़ेगा। अगर जब तुम प्रैक्टिकल भी जब अपने स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेबल के अंदर मैं कंटेंट बता रहा हूँ ना ये सब चीज जरूरी है तो ही टेबल तुम्हारा मुकम्मल हुआ, मीन्स पूरा हुआ। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, टेबल नंबर। तो टेबल नंबर का मतलब क्या होता है, तो भाई जो नंबर का तुम जैसे अपने तो सिलेबस में टेबल नंबर आएगा नहीं, क्योंकि दाखिले में परीक्षा में कितना दाखला आएगा, तो अपने क्वेश्चन नंबर लिखते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर 10 उसका जवाब। इसी तरह जब तुम बिजनेस करते हो, स्टेटिस्टिक में आंकड़े भेगी करते हो तो तुम अलग अलग टेबल बनाते हो, आवक का टेबल अलग, बिजनेस का टेबल अलग, उसका टेबल अलग, तो उसको बोला जाता है टेबल नंबर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अगर तुमको नहीं दिखता सही तरीके से तो आप लोग पैम्पलेट खोल के बैठ लेना। अगेन जिसने पैम्पलेट नहीं लिए हो मेरे पास से पैम्पलेट कलेक्ट कर जाए और अपना 1500 का इंस्टॉलमेंट भी प्लीज जमा कर जाए। आई एम वेरी नीड ऑफ मनी। ये सिर्फ मैं ही चला रहा हूँ, दूसरे कोई क्लास के अंदर आपको पूछना, क्लास में एडमिशन के पहले वो लोग ने 3-3 हजार रुपए ले लिए, मैं तो 1500 बोले आपको। वो लोग ने जो तो मटेरियल भी नहीं दिया, मैं तो मटेरियल भी आपको 4 सब्जेक्ट का तैयार दे रहा हूँ। तो प्लीज बच्चों आपको ज्यादा समझ में आएगा मटेरियल होगा तो। हाँ तो each table should be numbered for easy identification and future reference. The table number may be given on the top of the table. Table number may be given on the top of the table. जैसे टेबल नंबर देखो यहाँ नीचे लिखा है, मगर जनरली टेबल नंबर कहाँ होगा, ऊपर होगा। जैसे टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 1.1, 1.3। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, टाइटल ऑफ द टेबल। टाइटल ऑफ द टेबल का मतलब क्या कि भाई तुम कौन से माहिती का टेबल बना रहे हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्कूल में क्या होता है, अब पढ़ते थे ना, स्कूल पढ़ी हुई 12वीं में, टाइम टेबल क्या होता था, हेडिंग टाइम टेबल, फिर होता था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, पीरियड 1 पीरियड 2 पीरियड 2 पर सबसे ऊपर हेडिंग क्या होता था, टाइम टेबल। टाइम टेबल का मतलब क्या, ये स्कूल का टाइम टेबल है। तो इसी तरह टाइटल ऑफ द टेबल का मतलब क्या कि जो जो चीज आप इसके अंदर लिखने वाले हो तो किसके ऊपर लिखने वाले हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सीआर क्लासेस, ये टाइटल हो गया। नंबर ऑफ एजुकेशन इन बड़ौदा, टाइटल हो गया। यानी टाइटल का मतलब टेबल के अंदर तुम क्या लिख रहे हो उसको बोलते हैं टाइटल।
समझ में आया? टाइटल ऑफ द टेबल का मतलब चैप्टर का नाम। उसके बाद आता है कैप्शन। अब ये चीज पे ध्यान देना, दो चीज बहुत खतरनाक है, कैप्शन और स्टॉप। कैप्शन का मतलब क्या है? तो कैप्शन रिफर टू हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम। कैप्शन किसको बोला जाता है? कैप्शन किसको बोला जाता है? कैप्शन ये जो ऊपर लिखा है ना, देखो ये वाले सब में मेल फीमेल, ये कैप्शन है। यानी ऊपर जो लिखा जाता है, देखो ये दिखा ब्लू कलर में मैंने टिक करा हुआ है, इसको कैप्शन बोला जाता है। कैप्शन का मतलब क्या होता है कि तुम जिसके बारे में माहिती लिख रहे हो, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी आर क्लासेस, तो ऊपर कैप्शन क्या आएगा? बॉयज गर्ल्स, FY SY TY, या तो इंग्लिश मीडियम गुजराती मीडियम। तो कैप्शन का मतलब हेडिंग ऑफ द वर्टिकल कॉलम, ये MCQ में आ सकता है। कैप्शन कहां पे आता है? वर्टिकल कॉलम के हेडिंग में ऊपर। अ कैप्शन जनरली हैज मेन हेडिंग एंड नंबर ऑफ स्मॉल सब हेडिंग। सब हेडिंग का मतलब कि अगर तुम्हारा डेटा बहुत बड़ा है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन CR क्लासेस, तो सबसे पहले कौन आएंगे? बॉयज गर्ल्स। बॉयज गर्ल्स के बाद क्या हो सकता है? FY SY TY। उसके बाद क्या हो सकता है? MSU से, सरदार यूनिवर्सिटी से, सिक्किम मणिपाल से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कहां से? तो हेडिंग का सब हेडिंग, हेडिंग का हेडिंग, सब हेडिंग। क्लियर? उसके बाद आता है स्टब। स्टब इज द, स्टब क्या है? तो कैप्शन और स्टब में फर्क नहीं है। जो कॉलम में ऊपर, ये कॉलम में यानी यूं लिखते हैं, कॉलम में हेडिंग होता है उसको बोलते हैं कैप्शन, ने जो रो में हेडिंग होता है उसको बोलते हैं स्टॉप। देखो इसको स्टॉप बोलेंगे, इसको स्टॉप बोलेंगे। इस साइड ऊपर की साइड कैप्शन, इधर की साइड स्टॉप। ये तुम दाखले करोगे तो बहुत समझ में आएगा, मगर ये MCQ में आता है कि वर्टिकल कॉलम को कैप्शन बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल रो को स्टॉप बोला जाता है। पॉइंट नंबर 5, बॉडी। बॉडी किसको बोलते हैं? कि अंदर जो तुम आंकड़े लिखते हो ना, ये सब आंकड़े लिखोगे अंदर कि भाई 10 लड़के 4 लड़कियां कुल 14, SY में 10 लड़के 6 लड़कियां कुल 14, TY में 20 लड़के 6 लड़कियां कुल 26। तो जो तुमने नंबर्स लिखे, आंकड़े लिखे, जो फिगर्स लिखी, उसको बोला जाता है बॉडी। बॉडी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबुलेशन, क्योंकि बॉडी के बिना नंबर्स नहीं होंगे तो टेबल कुछ काम का नहीं है। The body of the table contains the statistical data which have been presented. This is the most vital. Vital means important. Vital means by pamphlet लेके बैठो, hard word लिख लियो. Vital means important. Important part of table and data contained in the body are arranged according to caption and stub. उसके अंदर जो अपना आंकड़े लिखेंगे वो caption और stub में जो heading मारा है, जैसे लड़कों का हेडिंग मारा तो लड़के के आंकड़े, लड़कियों का हेडिंग मारा तो लड़कियों के आंकड़े, FY SY TY का हेडिंग मारा तो FY SY TY के आंकड़े लिखेंगे। समझ में आया? उसको बोलते हैं बॉडी। अब उसके बाद आता है हेड नोट। अब हेड नोट क्या होती है? तो हेड नोट यहाँ लिखी जाती है, ये देखो ये रही। सर अब सवाल आया, सर ये हेड नोट किसको बोलते हैं? अब दाखला तरीके मैं इंडिया लेवल पे जाऊंगा तो समझ में आएगा। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं टेबल लिख रहा हूं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के अंदर कौन से व्यवसाय में कितनी कितनी बेरोजगारी है। तो कॉमन आंकड़े तो करोड़ों में होंगे, तो मैं इतने बड़े बड़े आंकड़े तो नहीं लिखने जाऊंगा। 2,96,912 करोड़ या 212 करोड़। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ हेड नोट में क्या लिख दूंगा शॉर्ट में? इन करोड़। तो नीचे क्या लिखा? 212, 102, 96, 14, 16। इसका मतलब क्या? वो 14, 16, 96 नहीं है, वो 14 करोड़ है, वो 16 करोड़ है, वो 19 करोड़ है। समझ में आया? हेड नोट का मतलब अगर तुम्हारे नंबर्स बड़े होते हैं तो उसको छोटे करने के लिए अपने, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं 12 कॉमर्स में सहसंबंध पे ले जाता हूँ, तो वहां तुम क्या करते थे? x माइनस ए छेदमा सी डिवाइड बाय सी। इसका मतलब सबके पीछे 2 0 कॉमन होते तो तुम डिवाइड बाय क्या करते थे? 100। तो इसी तरह ये हेड नोट होता है। अगर तुम्हारा आंकड़े बड़े, इन लाख, इन टन, माल हो तो टन, लिक्विड हो तो लीटर, इन लीटर यानी इन 1000 लीटर, इन 100 लीटर, उसको हेड नोट बोला जाता है। अब आता है फूड नोट। फूड नोट का मतलब क्या होता है? फुट नोट नीचे होता है, यहाँ पे होता है, देखो ये दिया, दिखा, ये दिया फुट नोट। फुट नोट क्या होता है कि जैसे मैंने ऊपर लिखा F.Y, S.Y,
टी डॉट वाई तो नीचे लिखना पड़ेगा। एफ डॉट वाई का मतलब होता है फर्स्ट ईयर बीकॉम, एस डॉट वाई का मतलब होता है सेकंड ईयर बीकॉम, टी डॉट वाई का मतलब होता है थर्ड ईयर बीकॉम। मैंने इस साइड लिखा बी और जी, तो नीचे लिखना पड़ेगा बी बराबर बॉयज, जी बराबर गर्ल्स, ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सी चीज क्या लिखी, उसको बोलते हैं फुटनोट। क्लियर? ये छिल्ला आता है सोर्स नोट, ये एग्जाम में थियरी में लिखना है, मगर प्रैक्टिकल में इसका कोई यूज नहीं है। सोर्स नोट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने 12 कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, तो वहां पे एक सवाल था, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपिंग कंट्री, पछात देशों लक्षणों, उसमें पहला पॉइंट था लो पर कैपिटा इनकम, ओछी माथाधिक आवक, तो टेबल होता था आवक का, नीचे लिखेला होता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड, प्लानिंग कमीशन, इंडियन इकोनॉमिक स्टेटिस्टिकल कमीशन, यानी ये आंकड़े तुमको कहां से मिले हैं उसको बोला जाता है सोर्स नोट। समझ में आया? ये तुम्हारा क्लियर हुआ। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? ये रिक्विजिट ऑफ गुड टेबल है, ये आपको कैंसल कर देना, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लियर? आज का लेक्चर इतना इनफ है। अगेन आप लोगों को मैं यही चीज बोलता हूं कि भाई जिसका जिसका मटेरियल लेना बाकी है वो क्लास पे आए, अपना मटेरियल ले जाए, और उसके बाद जल्द से जल्द 1500 का इंस्टॉलमेंट भी जमा करा दे बेटा, क्योंकि आप लोगों को भी अगेन रिपीट करता हूँ, आपके जो फ्रेंड्स आते हैं उनको पूछना, जनरली कोई भी क्लास वालों ने मटेरियल भी प्रोवाइड नहीं करा है। मैंने 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको पढ़ाने को, लगभग मैं 16 जुलाई अगस्त से पढ़ा रहा हूँ, आज सवा महीना हो गया है। दूसरे क्लास वालों ने चालू करने के साथ 3-3, 4-4 ने कितने क्लास पे 5-5 हजार रुपए एडवांस लिए, 1500 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे जाओ। मैं आपको महीने महीने की मोहलत भी दूंगा कि हर महीने आपके 1000-1200 भर देना, तो आपका भी पेमेंट हो जाए, मेरा भी काम चलता रहे। तो प्लीज जल्द से जल्द अपना पेमेंट जमा करा जाए, अपना मटेरियल ले जाए। थैंक यू।